ओके, तो सबसे पहले रिजिड बॉडी के उस पे आते हैं, डेफिनेशन। व्हाट इज रिजिड बॉडी, क्या होता है बताओ, एनी आइडिया? सर वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं होता उसके कंस्टिट्यूएंट इसका, पार्टिकल्स का। ओके ओके, और बताओ। और कोई अच्छा? सर मतलब उसमें सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है, वो कोई भी उस बॉडी में दो पार्टिकल ले लेंगे, उन दोनों के बीच का स्टेशनरी रहेंगे एक दूसरे के यस, रिस्पेक्ट में। रिजिड बॉडी मतलब कोई भी हमारे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। पहली बात तो जब मैं इफ आई यूज ए टर्म, तो अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हम उसके अंदर स्पेसिफाई करते थे कि द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट मास, लेकिन नहीं, अब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है दैट इज मेड अप ऑफ सो मेनी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, सो दिस इज कॉल्ड एन रिजिड बॉडी। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास डायमेंशंस भी हैं। तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है कि इफ आई टेक 2 पॉइंट्स, सपोज पॉइंट ए लिया और मैंने पॉइंट बी लिया, और इन दोनों को सपोज मैंने ज्वाइन किया, तो ये जो लेंथ है एल, सो आई विल से दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स इज कांस्टेंट। चाहे पार्टिकल मोशन में हो या पार्टिकल मोशन में ना हो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, दैट इज द फैक्ट। ठीक है, जैसे थोड़ा सा अगर मैं बैक साइड में आऊं, तो स्ट्रिंग एंड कंस्ट्रेंट हमने किया था पहले। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या था भाई, याद है क्या था? हम बोलते थे कि ये पॉइंट ए है, कांस्टेंट है, ये पॉइंट लेंथ बी है, कांस्टेंट तो मैं है। बोलता था कि लेंथ ऑफ रोप इज कांस्टेंट। तो ये तो हो गया कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट के लिए कंडीशन क्या हुआ करती थी? सर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे या डिस्टेंस? सो वो स्ट्रिंग टॉट क्या रहना चाहिए ना। डिस्टेंस बोलेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ओके। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो मैं बोलता था कि अगर इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ v1 है, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ v2 है, सपोज ये एंगल θ1, चलो θ2 है, और ये एंगल θ1 है, तो बताओ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या बोलता है? v1 cos theta equal to v2 cos थीटा तो वो वन इक्वल बोलता टू है v2 कि cos। v1 cos θ1 शुड बी इक्वल टू v2 cos θ2, मतलब along the length of the rope. velocity velocities of A and B should be same। क्योंकि अगर दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं हुआ तो इसका ये जो मतलब स्ट्रिंग है लेंथ कांस्टेंट नहीं है। तो उनके बीच का लेंथ कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है ना? सेम चीज हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर मुझे इस रिजिड बॉडी डायनामिक्स को एनालाइज करना है ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग ए बी, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी बी अलोंग ए बी वेक्टर। इस लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो सेम होना चाहिए। अगर दोनों का अलग अलग हो गया तो या तो इन दोनों के बीच में क्या बोलते हैं डिस्टेंस कम हो जाएगा या फिर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल इन ए रिजिड बॉडी। स्ट्रिंग के अंदर हो सकता है ना, स्ट्रिंग हमारा स्लैक हो सकता है। हाँ सर। अगर तुम्हारे पीछे वाले पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा हो जाए और आगे वाले पॉइंट का वेलोसिटी कम हो जाए तो स्ट्रिंग मेरा स्लैक हो जाएगा ना। लेकिन रिजिड बॉडी में तो वो भी नहीं हो सकता। रिजिड बॉडी में दोनों का सेम होना ही पड़ेगा वेलोसिटी। क्या हम एक्सेलरेशन के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, हाँ सर। एक्सेलरेशन को फर्क नहीं पड़ता है।
है ना। वेलोसिटी को कौन फर्क पड़ता है, क्योंकि एक्सेलरेशन बाद में आता है, पहले वेलोसिटी आती है। तो वेलोसिटी हैज टू बी सेम। ओके, तो ये हमारा डेफिनेशन है रिजिड बॉडी का। जैसे बताओ, इसके एग्जांपल दो। सर मतलब एक्सेलरेशन अलग हो सकता है? हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर मान लो कहते हैं सर्कुलर मोशन होता है तो हर पर पॉइंट वो का उसमें एक्सेलरेशन तो उसके अलोंग जीरो ही आ जाएगा ना फिर सर्कुलर नहीं, में। हाँ हाँ, तो नहीं, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, ठीक है, बताते हैं। हाँ बताओ, Sir, नहीं इसका एग्जांपल दो ना रिजिड बॉडी के। रॉड, rod, है ना, स्फीयर, एक रॉड, स्फीयर, रिंग, एटसेट्रा। all 3D objects. ओके, स्प्रिंग की बात करो। स्प्रिंग मेरा कैसा ऑब्जेक्ट नॉट है? क्यों? लास्ट, क्योंकि वो एक्सटेंड और कंप्रेस होता है। पर बाकी ऑब्जेक्ट्स भी तो होते हैं सर। अलोंग द ये स्प्रिंग वेलोसिटी डिफरेंट हो सकता है। दो पॉइंट्स का। यस भाई, स्प्रिंग के अंदर तो स्प्रिंग जो होती है वो अपने एक्सटेंड भी हो सकती है और अपने कंप्रेस भी हो सकती है। तो दोनों पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिजिड बॉडी। सर यहाँ वो इसके अंदर, सर हाँ, यहाँ रिजिड से हम लोग क्या मतलब लेंगे? मतलब कि उसका जो शेप है, शेप इज नॉट चेंजिंग। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोल दूं, शेप इज नॉट चेंजिंग, तो ये तो हो गया उसका, कहते हैं अपना इंग्लिश का डेफिनेशन। ठीक है, और अगर उसकी फिजिक्स के अपने डेफिनेशन की बात करूं तो क्या बन जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कांस्टेंट। और अगर उसका इक्वेशन वाला फॉर्मेट बनाऊं तो ये बन जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए अलोंग ए बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर अलोंग ए बी वेक्टर। ठीक है, तो एक अपना इंग्लिश में हो गया, एक अपना फिजिक्स के फॉर्म में हो गया, एक अपना इक्वेशन फॉर्म में हो गया। जैसे कि तुम्हारे घर में जो पानी है, पानी इज एन नॉट रिजिड बॉडी। क्यों? तुम पानी को जिस शेप में डालते हो उस शेप में हो जाता है वो, राइट? हाँ, इस टाइप से। तो पानी में कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेरा सेम नहीं रहता है, इट कैन बी डिफरेंट। जैसे स्प्रिंग में होता है, स्प्रिंग को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, अपने एक्सटेंड कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो अलग अलग हो जाए। तो मतलब ये यहाँ कुछ हमारे पास में। फिर चलो, और फिर हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मोशन। यहाँ पे सब सॉलिड्स से ही हम लोग डील करेंगे ना? यस, अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ सॉलिड्स। टाइप ऑफ मोशन, तो सबसे पहला जो टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन मोशन। नाम सुना है? हाँ सर, Yes. एक्स वाई जी एक्सिस में, हाँ, कंप्लीटली एक्स वाई जी एक्सिस में ही होता है, मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप। अभी तक हमने जो भी है पढ़ाई किया है, अभी तक जो भी हमारे चैप्टर हुए हैं अभी तक के सारे चैप्टर के अंदर हमने जो भी पढ़ा है वो पूरा वही है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, तो प्योर ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि व्हेन वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर of all points are same। एक ऐसा बॉडी जिसके सारे के सारे पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सेम हो। जैसे अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास में सपोज एक बॉक्स है, ये यहाँ की तरफ जा रहा है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम यहाँ पे आ जाएगा। तो बताओ, सपोज यहाँ पे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ओ। तो सारे के सारे पॉइंट का जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कैसा हुआ? इक्वल हुआ है। देखो, ये भी इतना दूर आया है, ये भी इतना ही दूर आया है, और ये भी इतना ही दूर आया है, राइट?
जो इस टाइप का मोशन होता है उसको हम बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन मोशन। और प्योर ट्रांसलेशन मोशन जो होता है दैट इज ऑलवेज अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में होना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब यही हुआ कि स्ट्रेट लाइन में तुम जा रहे हो, तभी तो तुम्हारे सारे के सारे पॉइंट का जो क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, फिर आता है प्योर एंड रोटेशन मोशन। प्योर रोटेशन, बताओ इसका डेफिनेशन क्या होगा? प्योर रोटेशन सर वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे। हाँ, सर उसका ट्रांसलेटरी पार्ट होगा ही नहीं उस मोशन में कोई। हम बोलेंगे कि ऑल पॉइंट्स आर मूविंग इन सर्कल। ठीक है, अबाउट एन about a fixed point और एक्सिस। या तो तुम्हारा पॉइंट होगा या फिर तुम्हारे पास में एक्सिस होगा। जैसे इसका एग्जांपल दूं, सपोज एक तुम्हारे पास ये है रॉड है, और ये रॉड इसके अबाउट में क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पॉइंट बन गया ना एक। तो इस पॉइंट के अबाउट, सपोज इस पॉइंट को मैंने बोला ए, इस पॉइंट को मैंने बोला सी, और इस पॉइंट को मैंने बोला सी। तो अगर रॉड तुम्हारा घूम रहा है तो ये जो पॉइंट है इसका मोशन कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, हाँ इसका ये ऐसा बनेगा, और इसका ये इसका कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट कैसा हो गया, फिक्स, जो कि कैसा स्टेशनरी है। इस पॉइंट के अबाउट में सारे के सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं, सर्कुलर सर्कुलर मोशन। मोशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो सर्कुलर मोशन में सब पॉइंट का जो अपना वेलोसिटी क्या होता है, आर ओमेगा तो मान आर ओमेगा, और कहाँ की तरफ होता है वो, टेंजेंशियल। परपेंडिकुलर। Tangential. तो देखो, अगर मैं बोलूं कि क्या ये बॉडी रिजिड बॉडी है, तो देखो क्या इस लाइन के अलोंग, ये है ना मेरी लाइन जॉइनिंग, इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी ऑफ जो है बी है वो भी कितना है, 0, और वेलोसिटी ऑफ जो सी है वो भी कितना है, 0। तो ये बॉडी कैसी है ना, रिजिड बॉडी है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट का लाइन जॉइनिंग जो है उसके अलोंग जो अपना वेलोसिटी वेक्टर कितना है, सेम। क्या इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है? सर क्या होता है एक्सेलरेशन, आर टी स्क्वायर बाय आर। ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। हाँ तो सर। देखो, एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सी आर डिफरेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग। तो एक्सेलरेशन एंड डिफरेंट हो सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। सर वो तो परपेंडिकुलर में है ना क्या, एक्सेलरेशन। अबे एक्सेलरेशन कहाँ की अरे तरफ नो होता है, सर, सेंटर की तरफ होता है, सॉरी। यहाँ की तरफ है ना, ओमेगा यस स्क्वायर सर। आर सी, इसका कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर बी। तो एक्सेलरेशन तो कैसा अलग अलग है, तो एक्सेलरेशन कैन बी डिफरेंस। तो एक्सेलरेशन कैन बी डिफरेंट along line joining, बट वेलोसिटी नहीं हो सकता है। वेलोसिटी डिफरेंस हो गया तो चीजें कंप्रेस हो जाएंगी। वैसे ही सर उसको देखो टेंशन कैंसिल कर रहा है ना एक्सेलरेशन को। अरे कोई भी कैंसिल करे उससे हमें क्या मतलब है, लेकिन हम ये तो कह रहे हैं ना कि लाइन जॉइनिंग जो है वो कैसे है, नहीं है। हाँ ओके सर। हम बात कर रहे हैं, फैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। यस। आगे आओ। जैसे ये मान लो बॉडी है ना, जैसे हमारे घर का
दरवाजा होता है ना, डोर जो होता है, तो ये मान लो तुम्हारा एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट में क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, पूरी चीज वो करती है ना, रोटेट करती है। तो अब इसमें देखो, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन ऐसा होगा, इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन ऐसा होगा। तो अब इसमें देखो, ये मेरा है एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सिस, और जो मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि इस एक्सिस के अबाउट में पूरा जो तुम्हारा रिजिड बॉडी है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और उसके जो सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो बेसिकली एक फिक्स लाइन और एक फिक्स एक्सिस के अबाउट में जब सारे पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन करते हैं, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं प्योर रोटेशन। थर्ड हमारे पास में आता है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। बताओ इसका एग्जांपल। क्रिकेट बॉल स्पिन Rolling. करके डाला तो जैसे कि हमारे पास, जैसे एक हमारे पास ये है ना, व्हील है, जैसे ए बी सी डी, ये यहाँ पे जा रहा है, आगे जा रहा है और घूम भी रहा है, ठीक है। तो देखो, तो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा ये, तो आफ्टर सम टाइम ये ऐसा हो जाएगा, ए बी सी डी, राइट। तो ये ऐसे भी घूम रहा है और ये आगे भी जा रहा है। तो जब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट में तुम्हारा प्योर है ना रोटेशन हो रहा था, दैट पॉइंट इज ऑल्सो मूविंग, मतलब व्हेन पॉइंट ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो मूविंग। तो ऐसा जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। तो ये हमारे पास में तीन टाइप के मोशन होते हैं। तो अभी तक हमने सर्कुलर मोशन भी पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, है ना, सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में, और हमने ये भी कर दिया है। और अब हम पढ़ेंगे रोटेशन प्लस कहते हैं ट्रांसलेशन। तो उससे पहले कुछ हमारे पास वो आती है ना, चीजें आती हैं, टर्मिनोलॉजी। हाँ। तो उनके बारे में हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो हमारे पास में एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। नाम सुना है टॉर्क? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है टॉर्क। तो जैसे कि तुमने देखा होगा कि काफी जो चीजें होती हैं रोटेशन में, सपोज इफ यू वांट टू ओपन द डोर, ठीक है, तो जो डोर है उसको तुमको स्लाइड नहीं करना होता, तुमको उसको एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करना होता है। तो फोर्स तो तुमको लगाना ही पड़ेगा। अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो किसी भी चीज के स्टेट के अंदर चेंज नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा भी एक और चीज आती है कि तुमने फोर्स किस पॉइंट पे लगाया है, ठीक है। तो टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि ये हमको बताता है, जैसे कि फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन मोशन, वैसे ही टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम इसको इन शॉर्ट बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो जैसे मैंने तुमको सेंटर ऑफ मास में बताया था कि सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ मास इज जीरो फ्रॉम सेंटर ऑफ यस, मोमेंट ऑफ मास जिस पॉइंट के अबाउट में जीरो होता है उसे सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो मोमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस किसी एक फिक्स पॉइंट से। तो जैसे कि सपोज ये मेरे पास में एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, जिसको मैंने बोल दिया ओ। एक यहाँ पे एक और पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पी। तो अगर इन दोनों को, इस पॉइंट का कारण पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, ये आएगा पोजीशन वेक्टर, यस है ना। ये हमारे पास में क्या बन गया,
आर वेक्टर, ठीक है। सपोज इसको आगे नहीं लेके जाते हैं, इतना ही रखते हैं। तो ये हमारे पास बन गया आर वेक्टर। इस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, सपोज इस पॉइंट के ऊपर मैंने फोर्स लगाया ऐसे यहाँ की तरफ, भाई फोर्स इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास में एंगल बन गया ना, दिस इज एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। तो इस फोर्स का जो टॉर्क है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। क्या बन जाता है आर क्रॉस एफ? क्या मतलब होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। अरे क्या आता है इसका मतलब? तो R वो is दोनों के theta प्लेन R के परपेंडिकुलर है। अच्छा आर root एफ of साइन F थीटा। Sin theta. इंटू साइन थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड बन गया। साथ में एक और चीज आती है ना, N cap. एन कैप। और कहाँ पे आता है एन कैप? आर प्लेन से के एफ की तरफ, परपेंडिकुलर। Perpendicular plane में. परपेंडिकुलर प्लेन में। कहाँ से कहाँ की तरफ? आर से मतलब एफ की तरफ जाऊंगा ना, तो तो वो आर से राइट हैंड रूल एफ की तरफ गया, तो राइट हैंड रूल लगाया, तो मेरा कहाँ की तरफ आया? अपवर्ड्स मेरा आएगा अपवर्ड। तो मैं अपवर्ड को ऐसे करता हूँ, तो आउट ऑफ द प्लेन। प्लेन। तो आउट ऑफ जो है ना प्लेन है, उसका एक फिजिकल सेंस देखते हैं। अभी बताओ, इसी कहते हैं डायग्राम में देखो, सपोज कि ओ ओपी एक रॉड है और तुमने ऐसे फोर्स लगाया, तो रॉड का रोटेशन कहाँ की तरफ होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी सर क्लॉकवाइज। रिपीट कीजिए ना। हाँ, सर एक मिनट रिपीट कीजिए ना। क्या बोल रहे हो? सर एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। नहीं, अभी उसने क्या बोला? कोई तो अपनी लड़की कुछ बोल रही रिपीट थी। सर मैंने कीजिए बोला सर। रिपीट कीजिए, आवाज कट गई थी मेरी। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह डायग्राम को देख के मुझे बताओ कि अगर ओपी इज ए रॉड और उसके ऊपर मैंने इस साइड से फोर्स लगाया, तो ओपी रोड का जो है रोटेशन है वो कहाँ की तरफ होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी एंटी। क्लॉकवाइज। होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे बताओ, एंटी क्लॉकवाइज में ये ऐसा होता है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो है ना वेक्टर आ रहा है रोटेशन वाला एक्सियल वेक्टर, वो कहाँ की तरफ आ रहा है? आउटसाइड। तो ये जो एन वेक्टर है ये यही आ रहा है। तो यहाँ पे जो वेक्टर का जो मतलब होता है वो यही होता है कि भाई तुम्हारा टॉर्क अगर मैं एंटी ये आया है, आउट ऑफ द प्लेन आया, मतलब कि जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसका एंटी क्लॉकवाइज है रोटेशन का मूड है अभी, तुम्हारे फोर्स की वजह से उसका जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये सिग्निफिकेंस है बेसिकली उसका। सर अब ओमेगा देखो में भी आपने बोला था ना। हाँ, तो ये सारे के सारे एक्सियल वेक्टर है ना, ओके। जो भी है रोटेशन वाली जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी इसी में आती है, अपने एक्सियल वेक्टर बोलते हैं जिनको। तो यहां से मेरे पास में टॉर्क आता है। अभी देखो इसमें क्या बन गया मेरे पास में, अगर मैं इसको लिखना चाहूं टॉर्क में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो सर ये एन वेक्टर लास्ट में क्या है? ये तो आ गया ना मैं एन वेक्टर, ये तो क्या क्या बन गया? मैग्नीट्यूड बन गया ना ये तो। अच्छा, वो डायरेक्शन के लिए है। और ये क्या बन गया? डायरेक्शन। कहाँ की तरफ आया इसका डायरेक्शन? हाँ हाँ हाँ, एन की। अच्छा अच्छा, समझ गया। आउट ऑफ द प्लेन ना, मैंने ऊपर लिखा ना मैं एन आउट वेक्टर ऑफ इज प्लेन आया। आउट ऑफ द हाँ। प्लेन। तो देखो सपोज ये मेरे पास में फिक्स पॉइंट है, ये तुम्हारे पास में एक पॉइंट है पी, तुमको इसके ऊपर फोर्स लगाना है। अब यहां से यहाँ का जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो तो बन गया आर। अगर तुमको मैक्सिमम चाहिए टॉर्क, तो तुम्हारा फोर्स आर कितने एंगल पे होना चाहिए? 90 डिग्री। तो देखो अगर फोर्स तुमने ऐसे लगाया, तो तुम्हारे पास में क्या आएगा? टॉर्क मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, है ना। इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो यही देखो, इफ यू वांट टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस, तो तुम फोर्स एंड कितने एंगल पे लगाते हो? 90 डिग्री पे, 90 डिग्री। ताकि तुम्हारे जो वैल्यू ऑफ द टॉर्क है वो मैक्सिमम आए और तुम्हारा जो डोर है वो इजीली खुल जाए। अब सपोज तुमने बोला नहीं भाई हम तो ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। सपोज यहाँ से तुम्हारा हिंज किया हुआ है डोर को और तुम यहाँ की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो बताओ। और ये हमारे पास में फिर वो ये आर खुलेगा वेक्टर, क्या तुम्हारा डोर खुलेगा? नहीं। नहीं खुलेगा, बिकॉज जीरो। योर टॉर्क इज जीरो। जीरो। कैसे? बिकॉज योर आर वेक्टर इज पैरेलल टू एफ वेक्टर, और हमें पता है कि व्हेन थीटा इज जीरो और 180 डिग्री, ठीक है,
आर क्रॉस एफ क्या बन जाएगा? 0। 0 तो if you want to open the door, if you want to rotate something, then you have to apply a force with some angle, किसी एंगल पे लगाओ। और अगर तुमको इजीली खोलना है तो वेरी गुड, तुम्हारा एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 90। यही रीजन है। अब देखो, अगर तुमने डिस्टेंस को कम कर दिया तो सर ज्यादा फोर्स लगाना फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर तुमने डिस्टेंस को कम कर दिया तो तुम्हारे वैल्यू ऑफ द टॉर्क जो है वो फॉर ए गिवन फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कम फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। यही रीजन है कि तुम्हारे डोर का जो हिंज के होता है ना, पास से नहीं खोलते हम लोग, तुम हिंज के पास से फोर्स नहीं लगाते हो, जो पॉइंट सबसे दूर एकदम होता है तुम एज उसी पे। को जाके एज फोर्स पे लगाते लगा हो, के। ताकि कम फोर्स के अंदर ही तुम्हारा काम चल जाए। एक्सक्यूज ठीक मी है? सर, हाँ सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो मोटर का टॉर्क बताते हैं वो लोग, उसे भी वो मल्टीप्लाई करते हैं ना थ्रू गेयर्स, वो यस कैसे होता है यस, सर? मतलब वो गियर के कॉम्बिनेशन से वो टॉर्क को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो लोग? भाई वही तो होता है ना कि गियर जो होता है बड़ा बड़ा होता है ना गियर। अब तुमको पता है कि रोटेशन तुम्हारा वो फिक्स रेडियस है, चेंज कर देता है। ठीक है? रेडियस अगर तुम्हारा बढ़ गया तो तुम्हारा जो है ना लीनियर वेलोसिटी है बढ़ जाता है ना, ओमेगा इंटू आर। ओके सर। तो तुम्हारा जितना हाई गियर में होगा स्पीड तुम्हारी उतनी कैसे है ज्यादा होगी ओके सर। फॉर एस गिवन एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी तुम्हारी कांस्टेंट है, तुम्हारे आरपीएम कांस्टेंट है, ठीक है, तो सेम आरपीएम पे अगर इफ यू आर इन द हायर गियर देन योर स्पीड विल बी हायर, क्योंकि ओमेगा आर होता है ना वेलोसिटी, ज्यादा हाँ फोर्स सर। लगता है। तो वो तुम्हारा बढ़ जाएगा। ओके सर। अब देखो इसको थोड़ा सा और मतलब कि कैसे लिखते हैं। सपोज ये हमारे पास में आर, ठीक है, ये हमारे पास में फोर्स, और इस एंगल को तुम बोलते हो थीटा बोलते हो, और ये पॉइंट मेरा ओ। तो मैं क्या लिखता हूं टॉर्क को? टॉर्क मेरे पास होता है आर क्रॉस, ये होता है ना, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू साइन साइन ऑफ थीटा। थीटा। ओके, अगर मैं ऐसा कर दूं, ये एंगल थीटा है तो मुझे पता है ये एंगल भी थीटा है। तो अगर इस लाइन से परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप कर दूं इसके ऊपर ये, तो ये आर है, ये एंगल थीटा, ये क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर साइन थीटा। ठीक है? तो मैं इसको पता है क्या लिखता हूं? मैं ये भी लिखता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस, या फिर बोल दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन फोर्स। ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ना, ये दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से जो तुम्हारे जो पॉइंट है ना ये वाला, उस पॉइंट का जो है परपेंडिकुलर जो है डिस्टेंस, उसको भी तुम लिख सकते हो डायरेक्ट, या फिर आर क्रॉस एफ लिखो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता, आंसर तुम्हारे पास में सेम आने वाला है। ठीक है? यस सर। यस। मतलब सर अब देखते हैं डॉटेड लाइन, हाँ वो डॉटेड लाइन लाइन ऑफ एक्शन है क्या सर? नहीं नहीं, लाइन ऑफ एक्शन तो ये है ना, परपेंडिकुलर। फोर्स वाली लाइन है ना, लाइन तो भाई फोर्स तुम्हारा इस लाइन के अलोंग लग रहा है ना, तो ये है मेरी लाइन ऑफ एक्शन येलो वाली। अच्छा। फोर्स, फोर्स इज ए पोलर वेक्टर ना, हाँ हाँ लीनियर हाँ, वेक्टर जो होते हैं ये उस टाइप का है। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऐसे ही हमारे पास में सपोज बहुत सारे हैं फोर्स लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो अगर तुमको रिजल्टेंट निकालना है टॉर्क, टॉर्क नेट, तो जैसे कि हम लिखते थे ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो अपने वेक्टर एडिशन करते थे, तो वैसे इसका भी अपने हो सकता है वेक्टर एडिशन, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क जो आएगा नेट, वो कह सकते हैं कि टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 एंड सो ऑन। जितने टॉर्क लग रहा है उस पॉइंट भाई पे। तुम्हारे पास में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका टॉर्क है ना लगा दोगे, तुम कोई दिक्कत ही नहीं है।
ठीक है ना। तो ये हमारे पास वो चीजें होती हैं। जैसे अगर मैं तुमसे सिंपल पूछूं कि जैसे अपना एससीवी का एक क्वेश्चन है, तुमको दिया हुआ है कि एक हमारे पास ये है ना पुली है, ये पुली है, इसको मैंने यहाँ से ये किया हुआ है ना, फिक्स किया हुआ, और इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग आ रहा है और स्ट्रिंग से मैंने इसको ही बांधा हुआ है, ठीक है। इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। तो चलो पहले तो एफबीडी बनाओ कि जो तुम्हारे पास असल पुली जो है इसका एफबीडी बनाते हैं, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं और कौन कौन से फोर्स का कहते हैं टॉर्क आएगा। पुली का एक्सेलरेशन कितना है, ये इसका कहते हैं सेंटर ऑफ मास है पुली का, 0 ना, उसको भी मैंने फिक्स किया हुआ है ना। तो देखो ये अगर मेरे पास है पुली, तो इसके जो सेंटर ऑफ मास पे एक तो mg फोर्स लगेगा, है ना, एक ये जो हिंज है ये फोर्स लगाएगी, कहाँ की तरफ लगाएगी हिंज, बताओ बताओ, ये जो हिंज है ये कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी, ऊपर या नीचे, ऊपर। ऊपर। ऊपर, ठीक है ना। ये लो ये लगा दिया इसने नॉर्मल 1, बस। और कोई फोर्स है, नहीं। अरे एक और फोर्स है ना, टेंशन भी तो है। हाँ टेंशन है, टेंशन है। हाँ हाँ कहाँ हाँ, की तरफ, नीचे की यहाँ की तरफ, और mg भी तो है बस, साथ में। हाँ, नहीं नहीं, इतने ही। तो बस इतने ही फोर्स है, ठीक है। तो ये तो हमने लगा दिया फोर्स। अब अगर सपोज इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ ओ, तो अगर मैं लिखूं टॉर्क अबाउट ओ, तो बताओ हाँ किस किस का टॉर्क आएगा। पहले इसकी बात करते हैं। सपोज यहाँ से यहाँ का जो अपना डिस्टेंस है इसको मैंने बोल दिया r1, तो ये मेरे पास तो अपना डिस्टेंस हो गया और ये हो गया फोर्स, और इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो मेरे पास कितना टॉर्क आएगा n1 इंटू r1। कहाँ की तरफ आएगा टॉर्क, मतलब आउट ऑफ द प्लेन या इनसाइड द प्लेन, या फिर अपने क्लॉकवाइज या एंटी आउट ऑफ द प्लेन। भाई देखो ये फोर्स Inside होगा। इसको, टॉर्क हमेशा ये फोर्स सेंटर से इसको लेंगे। ऐसे से रोटेट करवाने का कहता है, ट्राई करेगा ना एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन, उसका डिस्टेंस सपोज मैंने बोल दिया कैपिटल आर, तो उसका एंगल भी कितना 90 डिग्री है, तो क्या बन जाएगा T इंटू आर। अब इसका कैसा आएगा टॉर्क में, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज ना, ये भी तो ऐसे अपने घुमाएगा। तो ये यहाँ पे क्या साइन बन जाएगा, प्लस, कि पहले वाला भी एंटी क्लॉकवाइज है दूसरे वाला भी एंटी क्लॉकवाइज है। क्या मतलब mg का टॉर्क आएगा, नो सर, R0 है। क्योंकि mg फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे उसका डिस्टेंस कितना है ओ का, 0। सो इफ योर फोर्स इज पासिंग थ्रू द पॉइंट जिसके अबाउट तुम टॉर्क फाइंड आउट कर रहे हो, तो टॉर्क उसका कितना बन जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमने पूरा इसके सिस्टम को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर टॉर्क हमेशा COM से लेंगे। नहीं ना, जरूरी नहीं है, यू कैन टेक टॉर्क फ्रॉम एनी पॉइंट इन द यूनिवर्स, कोई जरूरी नहीं है। वो ठीक है, तो डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन लिखेंगे ना। हाँ वो हम लिखेंगे। सर वो m1 का डायरेक्शन अपने कैसे निकालें? हाँ वो n1 का डायरेक्शन अपने कैसे निकालें? क्या चीज, सर n1 का डायरेक्शन। हाँ तो बताओ ना, अगर ये हिंज मेरा स्टेशनरी है, भाई मैं हिंज तो ऊपर नीचे पे जा नहीं रहा है, तो इसके ऊपर में mg भी नीचे लग रहा है
टी भी नीचे लग रहा है, तो मैं हिंज कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी? ऊपर तो हाँ, तो ऊपर ही होगा ना, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ सर। ठीक है, चलो अब तुमको एक चीज और बताते हैं। नहीं, तुमको ओमेगा के बारे में सब पता है ना? हाँ सर। तो हमारे पास कुछ होते हैं एंगुलर पैरामीटर होते हैं। एंगुलर पैरामीटर का मतलब होता है थीटा, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर हमारे पास में आता है ओमेगा, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी। वेलोसिटी। और फिर हमारे पास में आता है एंगुलर अल्फा, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। फिर हमारे पास में आते हैं लीनियर पैरामीटर। क्या होता है? आर इज पोजीशन या पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। फिर हमारे पास आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी। फिर हमारे पास में आता है एक्सेलरेशन। और इनके बीच में हमको रिलेशन भी पता है। तो हाँ, चलो देखते हैं। एक मैं तुमको ये बताता हूँ चीज। सपोज ये मेरे पास में एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, ठीक है। ये जो रिजिड बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट में रोटेशन कर रही है। इस एक्सिस के अबाउट में सपोज इसका तुमको ओमेगा दिया हुआ है और तुमको इसका अल्फा भी दिया हुआ है ना। अब मैंने 2 पॉइंट लिए। सपोज पहले मैंने एक पॉइंट ए लिया यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे लिया बी। मुझे बताओ, जब ए एक कंप्लीट साइकिल पूरा कर लेगा, तो ये जो मेरा पॉइंट है बी, इसके कितने साइकिल हो जाएंगे? एक। इसका भी एक ही होएगा। भाई अगर तुमने अपने हाथ को अगर मान लो अपने एक्सटेंड कर दिया और तुमने किसी एक्सिस के अबाउट में पूरा रोटेट कर दिया, तो तुम्हारे हाथ के सारे पॉइंट कितना एंगल है रोटेट कर चुके हैं? 2 पाई। 2 पाई। तो व्हेन ए हैज कंप्लीटेड 1 साइकिल, बी हैज आल्सो कंप्लीटेड 1 साइकिल, राइट। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? एंगुलर पैरामीटर are same for all points, right? रिजिड बॉडी। yes, हाँ, रिजिड बॉडी के अंदर अभी हम सब उसी की बात कर रहे हैं। तो अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसका भी एंगुलर वेलोसिटी कितना है? ओमेगा। इसका अगर अल्फा है, तो इसका भी कितना होगा? अल्फा। इसने अगर थीटा एंगल ट्रेवल किया है, तो इसने भी कितना एंगल ट्रेवल किया है? थीटा। अगर उसका एक साइकिल पूरा हो गया, तो इसका भी एक साइकिल पूरा हो गया। मतलब उसने कितना एंगल ट्रेवल किया? 2 पाई। इसने भी कितना कर लिया? 2 पाई। ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स, एंगुलर एक्सेलरेशन इज सेम, एंड एंगुलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम। व्हाट अबाउट लीनियर पैरामीटर? वो अलग वो होगा। डिफर करते हैं। वो अलग अलग होंगे। क्योंकि देखो, अगर इसका डिस्टेंस अगर मान लो r1 है, इसका डिस्टेंस r2 है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक साइकिल में? 2 पाई r1। इसने कितना किया? 2 पाई r2। तो हम बोलते हैं, बिकॉज वी नो दैट वेलोसिटी वेक्टर इज क्या होता है? मतलब r क्रॉस ओमेगा होता है, ओमेगा क्रॉस r होता है। ओमेगा क्रॉस आर। पक्का? हाँ सर, ओमेगा आर, तो ओमेगा क्रॉस। आर, हाँ। तो अगर मुझे पता है ओमेगा सबका कांस्टेंट है, तो लीनियर पैरामीटर विल बी डिफरेंट। तो आई कैन मेक ए स्टार लीनियर पैरामीटर आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स। ये कब है? ये हम बात कर रहे हैं रोटेशन मोशन की बात कर रहे हैं। व्हेन पार्टिकल्स आर इन अ रोटेशन मोशन, है ना। ट्रांसलेशन मोशन होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, लेकिन अगर पार्टिकल तुम्हारा ना रोटेशन मोशन में है, तो लीनियर पैरामीटर विल बी डिफरेंट। ओके, ये तो हमको दिख ही रहा है ना। तो लीनियर पैरामीटर मतलब कि उनका क्या बोलोगे, डिस्टेंस, उनका स्पीड, ठीक है, वो सबके अलग अलग होंगे। अब बात करते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने बोला कि
ओमेगा इज सेम, राइट? हाँ भाई, यस हाँ सर। ओके। अब मैं इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जैसे सपोज ये पॉइंट मेरे पास में है, मैंने बोल दिया P, और एक ये पॉइंट मैंने बोल दिया Q। सपोज यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R1 और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R2। तो बताओ, अगर ये मान लो ओमेगा से घूम रहे हैं, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P क्या बन जाएगा? ओमेगा ओमेगा R1 कहाँ की तरफ? यहाँ पे ना, अंदर की तरफ टेंजेंट ना, से। हाँ है ना, अंदर की तरफ। यस सर। 3D में दिखा रहा हूँ। और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q क्या बन जाएगा? यहाँ की तरफ, ओमेगा R2 ओमेगा R2, where omega is the angular velocity about this एक्सिस axis, ऑफ right? रोटेशन। Axis of rotation। अब मुझे बताओ, अब मैं अगर मैं निकालूं कि velocity of Q with respect to P, तो क्या बन जाएगा? Velocity of Q minus velocity of P, तो that means omega R2 minus omega R1, तो क्या बन जाएगा? ओमेगा R2 minus R1, right? Velocity of Q with respect to P। ठीक है ना भाई? इसका हाँ, मतलब क्या हुआ? हमारा ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है? इसके ऊपर बैठा हुआ है ना, P पे। ठीक है। और उससे इसका डिस्टेंस कितना है? R2 माइनस। R2 minus R1 तो अगर मैं अब लिखना चाहूँ कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R2 माइनस R1। तो ऊपर लिखो ओमेगा R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1। तो क्या बन गया? ओमेगा। ओमेगा। बताओ इससे हम क्या सर तो रिजल्ट डायरेक्टली अगर भी निकाल बोल सकते सकते किसी भी हैं। फ्रेम हाँ? में ओमेगा ही है। हाँ भाई, ओमेगा बताओ कांस्टेंट है बताओ। किसी भी फ्रेम में। यस, तो हम बोलते हैं कि ओमेगा इज सेम फॉर ओमेगा इज सेम फ्रॉम एनी पॉइंट। सर ये एक तरह से प्रूफ हो गया ना, वो एंगुलर पैरामीटर सेम रहेंगे पॉइंट। यस, मैं सिस्टम में किसी भी पॉइंट के ऊपर बैठ जाऊं, जरूरी नहीं है कि मैं एक्सिस ऑफ एन रोटेशन के ऊपर ही बैठूं। मैं सिस्टम में किसी भी पॉइंट के ऊपर बैठ जाऊंगा तो भी मुझे बाकी सारे पॉइंट का जो एंगुलर वेलोसिटी है, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, जो एंगुलर अपना डिस्प्लेसमेंट है, वो मुझे सेम दिखेगा। लेकिन जो जो लीनियर पैरामीटर है वो कैसे हो जाएंगे? बदल जाएंगे। वो मेरे बदल जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, वो हमारे पास में सेम नहीं रहेंगे। तो सर्कुलर मोशन वगैरह जब करते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम है ना, मतलब जो अच्छी चीज है वो यही है। फाइन। हाँ भाई, हाँ सर। तो ये कुछ अलग अलग चीजें हैं। अभी हम सिर्फ पूरा फाउंडेशन है ना क्रिएट कर रहे हैं, जो अलग भाई आगे हम इन चीजों को स्ट्रेट फॉरवर्ड काम में ले लेंगे। चलो आगे आते हैं। फिर हमारे पास में आता है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हम लेके आते हैं। तो हम वही एग्जांपल में लेंगे कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। ये सपोज हमारे पास कोई अपना रिजिड बॉडी है, इसके अंदर हमने एक तो अपना एक्सिस ले लिया, ये हमारे पास में एक्सिस ऑफ एन रोटेशन। सपोज इसके पास में कोई भी एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे ले लिया, एक पार्टिकल यहाँ पे है जिसका एक्सिस से जो हमारा डिस्टेंस है वो मैंने बोल दिया r। तो इस पॉइंट का जो मोशन है वो तो ऐसा हो रहा होगा ना, सर्कुलर मोशन। ये अगर मैं एक्चुअल में देखूंगा तो ग्राउंड फ्रेम में Yes. ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मैं इस पार्टिकल के उसके बात करते हैं, इसका जो वेलोसिटी है वो यहाँ की तरफ होगा, वो क्या होगा? ओमेगा इंटू आर। हाँ हाँ, भी होगा ना। हाँ
ओमेगा इंटू आर, वो भी कैसा होगा, टेंजेंशियल। इसके पास में दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो होगा सेंट्रीपिटल। क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? ओमेगा स्क्वायर आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और कहाँ की तरफ होता है, टुवर्ड सेंटर। सेंटर यहाँ की तरफ है। फिर हमारे पास में एक आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो हमारे पास में होता है अल्फा इंटू आर। अल्फा। ठीक है, तो सपोज जब ये अपने ओमेगा से घूम रहा है तो इसके पास में अल्फा भी है, मान लो एंगुलर एक्सेलरेशन भी है इसके पास में, तो इसके पास एक और आएगा ना एक्सेलरेशन भी आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वो भी कहाँ की तरफ होगा, वो भी यहाँ की साइड ही होगा, अल्फा इंटू आर। सर वो प्लेन से तो ऊपर नहीं, अरे वो अंदर है परपेंडिकुलर, मतलब अच्छा। ठीक है, तुम सर्कल कह लो। ठीक है, ओके। तो ये जो दोनों चीजें है ना, दिस इज इनसाइड प्लेन, मतलब कि वो अंदर की तरफ वो कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है, तो वो इनसाइड द प्लेन है। तो अब मुझे इस पॉइंट पे देख के बताओ कि अगर उस पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यहाँ पे है ना, तो उसके पास एक फोर्स भी होना चाहिए टेंजेंशियल, हमें होना चाहिए ना। हाँ किसी भी पार्टिकल का अगर भाई हम बोलते हैं ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होना चाहिए। तो वैसे ही उसी अगर चीज से हम बोलूं कि इफ द पार्टिकल इज हैविंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अल्फा इनटू आर, तो उसके ऊपर एक फोर्स भी होना चाहिए ना, टेंजेंशियल फोर्स। टॉर्क होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि एफ टी क्या होना चाहिए, टेंजेंशियल फोर्स कितना होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एम इंटू आर इंटू ये अपना अल्फा, है ना, यस सर। वही होना चाहिए। ओके, तो अगर इसी डायरेक्शन में एक फोर्स भी है, वो भी कैसा है, टेंजेंशियल है, तो उस फोर्स का कितना आएगा, टॉर्क, टॉर्क ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। अब देखो उस फोर्स का एंगल तो कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया, बिकॉज फोर्स इज एन टेंजेंशियल। तो सिंपली क्या बन जाएगा टॉर्क, तो वो बन जाएगा एफ टी इंटू आर। तो क्या बन जाएगा, एम आर अल्फा इंटू आर। तो टॉर्क विल बिकम एम आर स्क्वायर अल्फा, एक सिंगल पॉइंट के लिए, फॉर ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट को लिया ना मैंने यहाँ पे, इस पॉइंट का मास है मान लो m, और इस सिंगल पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रहा था उसकी वजह से ये लगा है टॉर्क। अगर मैं इस पूरे को समेशन कर दूं, क्योंकि मेरे पूरे सिस्टम में तो बहुत सारे मास है ना, इनफाइनाइट मास है, तो अगर मैं सबको कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टोटल टॉर्क। टोटल टॉर्क ऑन सिस्टम, जिसको मैं बोल सकता हूं टॉर्क नेट, शुड बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ m इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू अल्फा। बताओ अल्फा को मैंने अलग क्यों लिखा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। बिकॉज अल्फा इज द एंगुलर पैरामीटर, और मुझे पता है एंगुलर पैरामीटर जो होते हैं वो तो हर जगह अलग, वो कैसे रहेंगे, सेम ही रहेंगे। लेकिन जो ये वाली टर्म है, ये जो टर्म है, ये क्या बन रही है, कोई भी मास, ठीक है, सपोज ये मैंने मास ले लिया और सपोज ये है इसका डिस्टेंस, तो ये क्या बन जाएगा, मास और उसका जो तुम्हारा डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना है, ऐसे मुझे सबको ऐड करना है। ठीक है, तो ये जो चीज है, तो देखो इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है समेशन ऑफ m इंटू आर स्क्वायर। जैसे मुझे बताओ तुम्हारे पास में अगर एक मान लो इक्वेशन आती है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसके अंदर तुमने क्या बोला था कि अगर किसी सिस्टम पे मैंने फोर्स लगाया F, तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, a। तो जो चीज हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो क्या है, मास। मतलब कि मास अगर ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, मास अगर कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इनर्शिया, एक बार बात समझा सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ अभी बता रहा हूँ।
तो वैसे ही तो ये जो चीज है इसमें हमने इनर्शिया क्या बोला था? इनर्शिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो कि अपोज कर रही है, राइट? तो ये यहाँ पे अपोज करने वाली चीज कौन सी है? मास। जितना ज्यादा मास उतना कम एक्सेलरेशन। तो यहाँ जो इनर्शिया था, तो ये इस इक्वेशन के लिए हम बोलते थे कि मास इज इनर्शिया। लेकिन अगर मैं इस वाली इक्वेशन में आता हूं, यहां पे देखो, ये क्या है? टॉर्क, मतलब पूरे सिस्टम पे लगने वाला टॉर्क इक्वल टू समेशन ऑफ मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब कि सिस्टम में जितने भी मास है, मुझे एक एक मास को पकड़ना है, उसका जो एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करके उसको मल्टीप्लाई करना और सबको ऐड करना है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर मैंने एक टॉर्क अप्लाई कर दिया सिस्टम पे, तो ये है उसका अल्फा। तो अगर तुम्हारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो उसका अल्फा ज्यादा होगा। अगर अल्फा ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? चीज हमारी जल्दी जल्दी अपने रोटेट करेगी, राइट? अगर मैं इन चीजों को इक्वेट करूं तो देखो ना, इन चीजों को देखो, एक जैसे है ना दोनों। तो जो यहाँ पे अपोजिंग फैक्टर अकेला मास था, यहाँ पे अपोजिंग फैक्टर क्या क्या बन गया है? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये जो मास इंटू एंड डिस्टेंस का जो स्क्वायर है, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसमें डिस्टेंस आ गया ना, तो इसलिए ये हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम पूरे सिस्टम के लिए हम अपने इक्वेशन ऐसे लिखते हैं कि टॉर्क ऑन सिस्टम, टॉर्क नेट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ फोर्स में डिफरेंस क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स है कि फोर्स मतलब कि मोमेंट ऑफ फोर्स है होता है हमारे पास में, कहता है टॉर्क, जो कि किसी भी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कि तुम्हारे पास में जो मोशन है उसकी, अगर देखो, अगर मैं तुमको सिंपली बोला कि किसी सिस्टम पे 100 यूनिट का टॉर्क लग रहा है और उसी सिस्टम पे अगर मान लो 500 का लगा दिया, तो क्या हुआ? तुम्हारे मन में क्या आएगा कि 500 वाले के अंदर जो मोशन है वो कैसा होगा? फास्ट होगा ना। हाँ सर। सेम चीज यहाँ पे है। अगर मैं तुमको बोलता कि मुझे 100 न्यूटन का फोर्स लगाना है, तो एक मैंने 50 केजी पे लगाया, एक मैंने 500 केजी पे लगाया, तो किसका एक्सेलरेशन कम होगा, किसका ज्यादा होगा? तो तुम 50 कहोगे का ज्यादा होगा, 500 का कम। यस, तुम बोलोगे इस वाली इक्वेशन से, तुम बोलोगे कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर तुम्हारा मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। वैसे ही तुम ऊपर वाली इक्वेशन पे आओ ना, ये वाली इक्वेशन जो मैंने ये बनाई हुई है, ये वाली, इसके अंदर क्या बन रहा है? इसको मैंने इंटीग्रेट करके सॉल्व किया हुआ है, राइट? और मैंने इंटीग्रेट करके क्या बोला? मैंने बोला कि किसी भी सिस्टम पे लगने वाला जो पूरा टॉर्क है, भाई ऐसा तो है नहीं कि एक ही फोर्स होगा, तो सिस्टम पे लगने वाला टोटल टॉर्क जो है दैट इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू एक क्वांटिटी है। और वो क्वांटिटी क्या है? वो है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर फॉर द होल सिस्टम। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या कर रही है? अपोज कर रही है ना। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई तो मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। हाँ। तो यहां से मैंने बोला कि ये जो क्वांटिटी है, मैंने इसको बोल दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस ये जो क्वांटिटी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिया, क्योंकि इसमें मास भी है और डिस्टेंस भी है, इसलिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि तुमको ये बताएगी कि अगर मुझे चीज को ना रोटेट करवाना है तो ये उसका अपोजिंग फैक्टर है। जैसे कि ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है? मास, अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो सेम चीज यहाँ पे, इसमें अगर मतलब तुम्हारा डायरेक्टली मास नहीं आ रहा है, वो नहीं मोमेंट ऑफ मास के इनर्शिया साथ के साथ फॉर्म में आ रहा है। मास के साथ साथ में डिस्टेंस भी मैटर कर रही है। दरवाजा जब खोलते हो तो डिस्टेंस मैटर करता है ना, कि तुमने कौन से यस सर। पॉइंट पे फोर्स लगाया है। तुम्हारा जो अपना दरवाजा है वो कैसा है? लंबा है ज्यादा कि ऊंचा है ज्यादा, है ना? तो यही हुआ, जब चीजों को ना रोटेट करवाना होता है तो मास के साथ साथ में उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है।
कि तुम्हारे मास के डायमेंशंस क्या हैं, मास तुम्हारा कितना कितना दूर है, क्योंकि इसमें आर भी आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई है कि किसी भी सिस्टम पे जो टॉर्क है दैट शुड बी इक्वल टू अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया, mr² mr² का इंटीग्रेशन। एम आर स्क्वायर। अगर एक ही पॉइंट है मेरे पास में तो कितना बन जाएगा, एम आर स्क्वायर। अगर मेरे पास बहुत सारे हैं तो बहुत सारे summation पॉइंट है तो इंटीग्रेशन तो इसका। तो वही है, मतलब एक एक करके सबको करो और सबको ऐड कर दो, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यही तो है कि अगर उसकी वैल्यू ज्यादा हुई तो उस चीज को रोटेट करवाना मुश्किल है, यू नीड मोर टॉर्क। भाई जैसे तुम बताओ, अगर जैसे तुमको वो मैं बोल, मास अफेक्ट कर रहा था भाई लीनियर में, अगर वैसे ये एक अफेक्ट मास कर रहा है। 50 केजी है, एक 500 केजी है, बताओ इनका का सिग्निफिकेंस क्या है? एक ज्यादा एक कम है। अरे तो उससे क्या होगा, मतलब कि हमारे वो पास में इनर्शिया बता रहे सर, हैं, एक मतलब को कितना जितना मुश्किल तुम है फोर्स उसको। बोलोगे तुम बोलोगे कि यार 50 केजी को उठाना फिर भी आसान है, 500 केजी को उठाना मुश्किल है, राइट? यस हाँ सर। एक मिनट हाँ सर, आप बोलोगे ना। अपना क्वेश्चन रिपीट करोगे सर? मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास में दो चीजें रखी हुई हैं, 50 केजी की, 500 केजी की है, हाँ तो इन दोनों का फिजिक्स की लैंग्वेज में सिग्निफिकेंस क्या है फॉर एन ट्रांसलेशन मोशन? सर, मास तुम सेम बोलोगे, होगा लेकिन वेट अलग है। अरे तो उससे क्या होगा आगे बताओ ना। तुम बोलोगे ना 50 केजी 500 का किलो मूवमेंट वाला करवाना ज्यादा भारी, आसान है, 500 किलो वाला, 50 हाँ। केजी वाले का मूवमेंट करवाना आसान है, 500 वाले का मुश्किल है, राइट? हाँ सर। तो इसके अंदर तुम्हारा अपोजिंग फैक्टर क्या आ गया, मास, हाँ है ना? वैसे ही अगर तुम्हें किसी चीज को रोटेट करवाना है, ठीक है, तो जैसे तुमने बोला कि किसी एक जो घर है उसका ऐसा है दरवाजा, ये, और तुमने यहाँ पे उसको हिंज किया हुआ है, ठीक है, और एक जो घर है उसका ऐसा है दरवाजा, किसको ओपन करना आसान होगा, ऊपर वाले को नीचे वाले को? ऊपर वाले को। ऊपर वाले को। नीचे नहीं नहीं, और मैं अरे रुको ना, कंडीशन दे रहा हूं, टॉर्क इज सेम, तो ऊपर वाले को आसानी से होगा। टॉर्क की वैल्यू सेम है, सर नीचे वाला नीचे वाले को आसान है, क्यों? तुम देखो हमारे फॉर्मूले से, रेडियस कम है। ये देखो, रेडियस कम हो गया। मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ पे जो सारा मास है उसका का जो भी तुम्हारा डिस्टेंस है वो कैसा कम कम है ना, यहाँ पे जो मास है उसका डिस्टेंस कैसा है, दूर दूर। ज्यादा है। तो जब तुम इस फॉर्मूले में डालोगे तो अल्फा की वैल्यू किसके अंदर कम आएगी, जिसके लिए मास का जो जो अपना डिस्टेंस है वो दूर दूर है ना। तो इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि जब तुम चीजों को रोटेट करवाते हो तो अकेला मास ही मैटर नहीं करता है, ये भी मैटर करता है कि मास का डिस्टेंस कितना है। तो वो जो कंबाइंड जो उसका इफेक्ट है, उस इफेक्ट को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वो हमारे फॉर्मूले से अभी हमने देखा क्या आ गया, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया, मतलब कि मास के साथ साथ में डिस्टेंस भी मैटर कर रहा है। ठीक है, यस सर। सर तो ऊपर दोनों डोर्स के मास भी अलग होते तो? अरे तो फिर तो यार फिर अपने सब कंपेयर करते अलग हैं उन अलग दोनों को कंपेयर नहीं कैलकुलेट करके, तो फिर अपने इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करेंगे ना कि मास इंटू डिस्टेंस के स्क्वायर का जो समेशन है वो किसके लिए कम है। ठीक है सर। तो कंपैरिजन तो हमारा इक्वल चीजों के लिए होता है ना, कि अगर भाई जैसे तुम बोलते हो उनमें कि कुछ कॉमन रहेगा तभी करते हाँ, हैं, उसमें एक चीज तो कॉमन करो तो तभी तो कंपेयर कर पाओगे। वरना सब डिफरेंट ही। हम्म, तो तो अभी क्या है, मैं कि अल्फा पे हम थोड़ा बाद में आते हैं, पहले हम देखते हैं इक्विलिब्रियम। सर एक बार क्या वो होता है प्रूफ इक्विलिब्रियम, स्क्रॉल करो। एक सेकंड, सर नेट फोर्स या नेट टॉर्क 0 है। इक्विलिब्रियम हमने किया था,
हमने एनएलएम में किया था, याद है सबको? Net Yes, sir. force Net zero. force 0 है. हमने बोला था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट का लीनियर एक्सेलरेशन कैसा है? 0 0। अगर लीनियर एक्सेलरेशन 0 है तो हम बोलते थे दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। Translation. Equilibrium. ठीक है, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे थे कि सारे के सारे जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो पॉइंट मास है। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो मेरे पास इक्विलिब्रियम में दो आएंगे। पहला आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी 0। दैट मींस Velocity constant. एफ नेट ऑन सिस्टम 0. इज 0। अगर सेंटर ऑफ मास ही मूव नहीं कर रहा है मतलब कि ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, राइट। फिर हमारे पास में आता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब अल्फा इक्वल टू 0। भाई ऐसा हो सकता है ना कि सेंटर ऑफ मास तो स्टेशनरी हो और चीजें रोटेट कर रही हो। जैसे कि रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? Center पे उसके geometric. सेंटर पे होता है। लेकिन मैं रिंग को सेंटर के अबाउट में अगर है ना रोटेट है ना करवा दूं तो क्या वो है ना इक्विलिब्रियम में है? नहीं भाई, अपनी चीजें तो घूम रही है ना। तो अगर किसी चीज का एक्चुअल में इक्विलिब्रियम हमें देखना है तो हमें दोनों इक्विलिब्रियम चेक करने पड़ेंगे कि सिस्टम पे फोर्स भी 0 होना चाहिए और Torque. टॉर्क भी Axle. 0 होना हाँ. चाहिए। दोनों ही चीजें हमारे पास में 0 होनी चाहिए। Sir, omega constant रहेगा तो यस। क्या चीज? omega नहीं, तो मतलब equilibrium होगा ना? मतलब समझा नहीं। सर ओमेगा कांस्टेंट रहेगा मतलब अल्फा 0 है तो हाँ इक्विलिब्रियम होगा। हाँ, तो इक्विलिब्रियम है वो भी। मतलब कि सिस्टम अपने स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है, उसकी हाँ एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। अगर तुम्हारा ओमेगा कांस्टेंट है तो एनर्जी उसकी कांस्टेंट है ना, तो मतलब उसकी एनर्जी कांस्टेंट है। भाई स्टेट किसको बोलते हैं? जैसे तुमने उसमें बोला होगा ना न्यूटन फर्स्ट लॉ में, स्टेट का मतलब क्या होता था? इसके तो जो किसी चीज को डिफाइन कर रहा है मतलब. नहीं, तुम बोलते थे कि उसका एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, स्टेट ऑफ मोशन सेम रहेगा बोलते थे। है ना। जब तुम बोलते हो ना स्टेट ऑफ एन मोशन इज सेम, तो यस स्टेट ऑफ मोशन अगर सेम है तो फिर वो ठीक है ना। तो देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं बहुत, जो हमारा उसका इक्विलिब्रियम था वो मतलब कि थोड़ा सा आसान था। इस इक्विलिब्रियम में एक टर्म हमारे पास में और आ गई है, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे कैसे करें। उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट कैसे थे? पॉइंट ऑब्जेक्ट थे, तो सारे जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स थी वो सेम पॉइंट से निकल रही थी। यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो अलग अलग हो सकती है। अलग अलग होगी तो ही तो हमारे पास में आएंगे टॉर्क, नहीं तो क्यों आएंगे, है ना। तो चलो देखते हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास में ये दो हिंज लगे हुए हैं, ठीक है। एक रॉड है जिसको मैंने ऐसे रखा हुआ है, ये मेरे पास में L/4, ये मेरे पास में L/3, तो इनके बीच में कितना बच गया डिस्टेंस? हाँ हाँ भाई, इनके बीच का डिस्टेंस कितना बच गया? अगर इसका डिस्टेंस मतलब कि लेंथ L है तो 5L/12. 5L/12 5L/12. 5L/12। यस सर। ठीक है,
ठीक है, ये है मेरे पास में। तो देखो, अगर ये जो रॉड है तुम्हारा इक्विलिब्रियम में है, वो इक्विलिब्रियम है ना, रखा हुआ है, तुमको दिख रहा है सामने, तुम इसको देख रहे हो कि यार ये रोड तो रखा ही हुआ है ना ये कहीं जा रहा है ना ये रोटेट कर रहा है, तो मतलब क्या वो इक्विलिब्रियम में है। तो हाँ। इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं, एक तो ये वाली हिंज फोर्स लगा रही होगी ऊपर की तरफ N1, ठीक है, एक यहाँ लगा रही होगी N2। तो मुझसे पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ N1 एंड N2, फाइंड N1 एंड N2। तो अप्रोच बताओ पहले तो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करना है। तो तुमने देखा कि अगर रोड को ऐसे रखा हुआ है तो ये रोड कैसा स्टेशनरी है, स्टेशनरी है, इसका मतलब क्या हुआ है, ट्रांसलेशन भी नहीं हो रहा और रोटेशन रोटेशन भी नहीं हो रहा। तो पहली बात तो पहले मैंने किया फॉर ट्रांसलेशन, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके देख सर सकते आपकी हैं। आवाज लैग हो रही है। ओके अभी आ रही है। हाँ नहीं सर, हो रहे सर लैग। नहीं हो रही। ओके तो मुझे बताओ कि ये जो तुम्हारे पास में रॉड है इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं। एक तो इसका mg फोर्स लग रहा होगा, एक N1 एक N2। mg फोर्स कहाँ लगता है, नीचे। नीचे। सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास कहाँ है इसका, यहाँ पे होगा ना, L/2। सेंटर ऑफ मास L/2। L/, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/4। 4। ठीक है, तो यहाँ पे mg फोर्स लग रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा N1 प्लस N2 शुड बी इक्वल टू mg, इक्वेशन 1। mg। हाँ भाई होना चाहिए ना, यस यस सर। हाँ सही है। ओके अब इक्वेशन 2 फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या होना चाहिए, टॉर्क 0। किस पॉइंट के अबाउट में 0 होना चाहिए टॉर्क, सेंटर ऑफ मास। नहीं किसी भी पॉइंट में। भाई अगर ये रोड है ना रोटेट नहीं कर रही है तो यूनिवर्स में किसी भी पॉइंट के अबाउट में रोटेट नहीं कर रही है। भाई कहा था हाँ। ना कि एंगुलर पैरामीटर तो सबके सेम ही होते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे अच्छा पॉइंट लो, तुमको एक चीज पता है ना कि अगर तुम्हारा फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिसके अबाउट में तुमको टॉर्क लेना है, तो उसका टॉर्क कितना आएगा, 0। तो मैं जानबूझ के ऐसे पॉइंट के अबाउट में टॉर्क लूंगा जिसके ऊपर से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स जा रहे हैं, ताकि सबका टॉर्क 0 हो जाए और मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो छोटी सी बन जाएगी बस। तो देखते हैं, मैं देखता हूँ कि फोर्स कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं। देखो ये तुम्हारे पास में एक, यहाँ पे क्या लग रहा है N1, ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा है mg, फिर यहाँ पे क्या लग रहा है N2। अब है ना डिस्टेंस है ना देख लेते हैं। N1 से mg का डिस्टेंस कितना है, अभी मैंने लिखा था L/4। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 5L/12। बताओ कौन से पॉइंट के अबाउट में ले टॉर्क, मैंने इसके अबाउट में ले लिया, सपोज इस पॉइंट को मैंने O बोल दिया, तो मैंने लिया टॉर्क अबाउट O। क्या मतलब N1 का टॉर्क आएगा, नहीं नहीं आएगा, वो तो वहीं से पास हो रहा है। ओके mg का टॉर्क आएगा, आएगा। तो क्या आएगा mg इंटू उसका डिस्टेंस कितना है L/4। 4। और कहाँ की तरफ आएगा उसका टॉर्क, ये ऐसा आएगा ना नीचे की तरफ से क्लॉकवाइज। फिर उसका टॉर्क आएगा इसका N2 का, इसका N2 कहाँ की तरफ आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो -N2 इंटू उसका डिस्टेंस कितना है 5L/12।
12 और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। फोर्स भी 0 होना चाहिए और टॉर्क भी 0 होना चाहिए। तो यहां से क्या बन जाएगा mg इंटू एल बाई 4 शुड बी इक्वल टू n2 इंटू 5l/12। तो यहाँ से n2 की वैल्यू क्या बन जाएगी 3mg/5। 3 mg/5। अगर मैं n2 की वैल्यू इतनी है तो n1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 2/5 mg। ये लो, ये हमारे पास में n1 n2 आ गए। है ना? अब बताओ मतलब कि अगर तुम इसको प्रैक्टिकली देखो तो n2 की वैल्यू अब ज्यादा क्यों आई, ये बताओ। सर क्योंकि उसके साइड में ज्यादा तो मास मास है। ज्यादा है उसकी यस तरफ। देखो ना, मैं n2 के आसपास तो- में मास ज्यादा है, तो वही n1 के पूछ रहा था, आसपास मोमेंट में ऑफ मास मास कम से है। कर सकते थे क्या? यस उससे भी कर सकते थे ओके। भाई। तो अभी हमारा पर्पस क्या है कि अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है तो सिस्टम पे फोर्स भी 0 होना चाहिए और टॉर्क भी 0 होना चाहिए। फोर्स को 0 करना है तो वो तो जैसे करते होगे वैसे करोगे, बट व्हेन यू आर कंपेयरिंग टॉर्क तो एक ऐसे पॉइंट को चूज करो जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस आर पासिंग सो दैट आवर इक्वेशन इज स्मॉलर। ओके यस। ठीक है, चलो बस इतना ही करेंगे। सेंटर ऑफ मास पूरा करना है, इसको रिवाइज करना। अभी इक्विलिब्रियम जो है इतना आसान नहीं है, इक्विलिब्रियम में एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज एक ही क्वेश्चन करवाया, अगली बार और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। रिवाइज करना पहले अच्छे से नोट्स को सबको। यस यस। ठीक है, चलो यस सर। बाय। थैंक यू Thank सर। you, बाय sir. बाय। बाय सर।